चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत। सबसे पहले करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे। अब जो जीन पियाजे है उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक। पियाजे की जो पुस्तक है उसका नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ये पियाजे की जो पुस्तक थी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो पुस्तक का नाम पूछे तो क्या था? द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पियाजे की महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है जानना, किसी के बारे में जानना। इसने बालकों के ऊपर अध्ययन किया तो बालकों के बारे में जाना, और इसने बालकों को वातावरण से संबंधित बताया कि बालक वातावरण से ही सब कुछ सीखते हैं। इसका जो मेन वर्ड था वो किस पे था? बालक वातावरण से सीखते हैं। वातावरण को इसने महत्वपूर्ण बताया। अब पियाजे के सिद्धांत में सबसे पहले अपने कुछ कीवर्ड्स है उनको ध्यान रखेंगे। पहला है वस्तु स्थायित्व। अब वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? वस्तु स्थायित्व, जीवा सजीव चिंतन, उत्क्रमणशीलता, अनुत्क्रमणशील, वैचारिक, संक्रियात्मक, ये कीवर्ड्स हैं। उसके बाद में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, स्कीमा, अनुकूलन। अनुकूलन के आगे पार्ट है आत्मसातीकरण, समंजन और साम्य धारण। अब वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि बच्चे के सामने कोई भी चीज जो उसके सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको दिखाई दे रही है, मतलब उसके अस्तित्व में है, जो स्थायी रूप से उसके अस्तित्व में है। इसको याद रखने की ट्रिक है, वस्तु स्थायित्व में स्थायी आ रहा है। स्थायी मतलब ये स्थायी रूप में जो वस्तु बालक के सामने है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है फिर भी उसके अस्तित्व में, इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। एग्जाम्पल देखें तो जैसे बच्चा है, अब बच्चा खेल रहा है, उसकी माँ उसका है ना खिलौना छुपा देती है तकिए के नीचे। अब बच्चा देख लेता है कि माँ ने उसका खिलौना तकिए के नीचे छुपा दिया है। अब उसको पता है कि वस्तु उसके सामने तो नहीं है लेकिन वो तकिए के नीचे तो है, और वो ढूंढने की कोशिश करता है इधर उधर, और तकिए के नीचे से खिलौना प्राप्त कर लेता है। मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आता है जीववाद या सजीव चिंतन। जीववाद या सजीव चिंतन का मतलब क्या होता है कि बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा या बालक होता है वो क्या करता है कि वस्तुओं को है ना सजीव तरीके से देखता है। 6 से 7 वर्ष तक का बालक भी कोई भी वातावरण में कोई भी चीज होती है उसको सजीव मानने लगता है। जैसे अपने देखते हैं कि ये जो लड़की है ये अपनी जो टेडी बियर को है ना चाय पिला रही है और इसके साथ बातें कर रही है और इसको चाय पिला रही है, मतलब इसको है ना ये इंसान समझती है, इसको अपना दोस्त मान रही है, इसके साथ बातें भी वैसे ही कर रही है। इसको लग रहा है कि ये ना इसकी बातें सुन रहा है और इसके साथ बोल रहा है। मतलब बच्चों के अंदर है ना वस्तु ये सजीववाद का गुण पाया जाता है। जब बालक छोटा होता है तो क्या होता है कि वो अपने खिलौनों से खेलता है, काट रख या जो भी उसके साथ गुड़ा गुड़िया जो भी उसके साथ खिलौने होते हैं उनके साथ वो वैसे ही बातें करता है, वैसे ही उससे मतलब खेलता है, कार को चलाता है। उसको लगता है कि मैं रियल में ऐसा कर रहा हूँ, मतलब उसको लगता है कि उसके खिलौने उससे बातें कर रहे हैं, उसकी बातें सुन भी रहे हैं। तो बच्चों के अंदर क्या होता है? सजीववाद का गुण पाया जाता है। कोई भी निर्जीव वस्तु होती है उसको वो सजीव मान लेते हैं। पियाजे का एक एग्जाम्पल भी है, जैसे एक बच्चा धूप के अंदर चल रहा है, ऊपर सामने की ओर से सूरज की किरणें उसके साथ साथ चल रही है, तो बच्चे को ऐसे लग रहा है कि सूरज, मम्मा देखो सूरज मेरे साथ चल रहा है। बच्चा अपनी मम्मा को कहता है कि ये जो सूर्य है वो मेरे साथ साथ चल रहा है। तो बच्चों के अंदर वस्तु ये सजीववाद का गुण पाया जाता है। और एक जैसे बच्चे कहते हैं कि मम्मा देखो पेड़ मेरे साथ चल रहा है, ऐसे वो हर चीज को है ना सजीव तरीके से देखता है। ये होता है क्या था? जीववाद या सजीव चिंतन।
उसके बाद में आता है उत्क्रमणशीलता। उत्क्रमणशीलता का मतलब क्या होता है, बच्चों के अंदर है ना पलटावी चिंतन पाया जाता है। बच्चे कोई भी जैसे 5 या 7 वर्ष का बालक है, उसके अंदर उत्क्रमणशीलता पाई जाएगी। मतलब वो है ना कोई भी काम करता है तो उसके अंदर पलटावी गुण पाया जाता है, वो पलटकर जवाब देता है। जैसे गणित की संक्रियाएं करता है तो वो पलटकर उनका सॉल्व कर लेता है। जैसे उसको पता है कि 4 में 2 का भाग देने पर 2 प्राप्त होगा और 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होगा। मतलब वो जोड़ गुणा भाग कैसे हुआ उनका उल्ट पुलट करके उनका जवाब देना सीख जाता है। ये होती है उत्क्रमणशीलता। उसके बाद में आता है अनुत्क्रमणशील। अनुत्क्रमणशील का मतलब होता है कि जब छोटा बच्चा होता है, शिशुअवस्था में होता है, तो उसमें है ना अनुत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाता है। मतलब कि वो है ना पलटकर जवाब नहीं दे सकता, इसे कहते हैं अनुत्क्रमणशील। उसके बाद में आता है वैचारिक। वैचारिक का मतलब होता है कि 6 से 7 वर्ष का बालक जब वो बड़ा हो जाता है, बालक बन जाता है, तो वो क्या होता है, कोई भी जो उसके सामने वस्तुएं होती है उनको सामने देखकर उनमें विचार करने लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। वैचारिक तरीके से सामने मूर्त तरीके से वस्तुओं को देखकर उन पे है ना मतलब सोच विचार करने लग जाता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें वैचारिकता का गुण पाया जाता है। संक्रियात्मक का मतलब होता है कि बालकों के अंदर संक्रियात्मक है प्लस माइनस, जोड़ प्लस माइनस, गुणा और भाग। बच्चों के अंदर है ना संक्रियात्मक गुण पाया जाता है। मतलब वो प्लस करते हैं, जोड़ करते हैं, गुणा भाग ये सब करने लग जाते हैं। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, संक्रियात्मकता का गुण पाया जाता है। गणित की ये 4 संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। मतलब बच्चे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीख जाते हैं, इसे कहते हैं संक्रियात्मक। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसमें आता है संवेदना। संवेदना का मतलब होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में जो भी ज्ञान पहुंचता है उसके साथ वो वैसे ही प्रतिक्रिया करता है। संवेदना, जैसे छोटा बालक है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को प्रस्तुत करता है। मतलब उसे रोना है तो वो रो के दिखा दे, मतलब कोई भूख उसे लगी है तो वो रो के दिखा देगा, आंखों के द्वारा रोएगा, या फिर उसे वो अपने हाथ पैरों को हिलाएगा। ज्ञानेंद्रियां उसकी आंख, कान, नाक, ये सबसे पहले उसकी जो ज्ञानेंद्रियां है वो सबसे पहले सक्रिय रहती है। संवेदना यही होती है कि किसी भी चीज के प्रति अपनी संवेदना उत्पन्न करना। अब इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे एक छोटा बालक पहली बार जैसे नींबू की खुशबू उसके साथ नींबू की सुगंध आ रही है, अब वो क्या करता है, बालक को ऐसे लग रहा है कि कोई खट्टे पदार्थ की खुशबू है ना उसके नाक तक पहुंच रही है, पर पता नहीं कौन सा पदार्थ है। तो जो उसके सामने खुशबू नाक से सूंघ रहा है वो तो उसकी होगी संवेदना। संवेदना के बाद आता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि बच्चा अपनी माइंड में जो भी चीजें उसके माइंड में स्टोर होती है उनको प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनका इमेज है ना अपने माइंड में बना लेता है। जैसे बच्चे को एक खट्टी सी जो स्मेल आ रही थी, नींबू की जो स्मेल थी, वो है ना उसकी इमेज अपने माइंड में बना लेता है कि हाँ शायद केरी या नींबू या कोई भी उसकी जो खट्टी चीज है वो प्रत्यक्षीकरण उसके सामने उसके माइंड में जो इमेज बन जाती है उसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। मतलब प्रत्यक्ष रूप से चीजों को वो देखता है। उसके बाद में आता है संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है जानना। जानना मतलब अब है ना ये 2 क्रियाएं तो हो गई, उसके बाद में है ना बच्चे को स्पष्ट रूप से उसके सामने नींबू ला दिया गया और उसने नींबू को टेस्ट किया। अब उसको वो खट्टा खट्टा पदार्थ था, उसे पता चल गया कि ये नींबू है, वो उस चीज के बारे में जान चुका है। मतलब बालक के बारे में संज्ञान का मतलब होता है जानना। किसी भी वस्तु या प्रतिक्रिया के बारे में जानना क्या होता है, संज्ञान होता है। बच्चों की प्रतिक्रियाओं के बारे में भी जानना संज्ञान कहलाता है। उसके बाद में आता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है कि बच्चे के माइंड के अंदर जो भी चीज बनती है ना, मस्तिष्क के अंदर बच्चों के जो भी चीज बनता है, ढांचा बनता है, उस स्वरूप को बच्चे है ना दूसरी परिस्थिति में भी उपयोग करते हैं। मतलब कोई भी मस्तिष्क में बनी कोई चीज, कोई वस्तु जिसकी इमेज अपने माइंड में बन जाती है और वो उसी के समरूप दूसरी स्थिति में भी उसको यूज करता है, उसे कहते हैं स्कीमा। अब स्कीमा का एग्जाम्पल देखें तो एक जैसे छोटे बच्चे की माँ पहली बार बच्चे को बताती है कि बेटा देखो गोल चीज होती है वो संतरा होती है,
अब ठीक है। और दो पहियों वाली जो गाड़ी होती है वो साइकिल होती है। बच्चा हर गोल चीज को संतरा मान लेता है, और जैसे गोल सूरज भी तो गोल होता है, उसे भी वो संतरा कहने लग जाए, क्या पता। और दो पहियों वाली गाड़ी है, उसे साइकिल है, अब साइकिल को वो बाइक भी कह देता है। तो उस बच्चे को बताया जाता है कि हर दो चीज, दो पहिए वाली गाड़ी साइकिल नहीं होती है, पर बच्चे के माइंड में वो इमेज बन चुकी है। तो जैसे बच्चे को बताया जाता है कि ये जो छोटा गिलास होता है और गिलास की दिखने जैसा दिखने वाला कप होता है, तो बच्चे को वैसी वैसी चीजों के बारे में बच्चा समझने लग जाता है। और स्कीमा होती है ना, स्कीमा का एक और एग्जांपल है। जैसे बच्चे को पहली बार उसकी माँ ने बताया था कि बेटा देखो ये गोल चीज है, ये टमाटर है। अब पहली बार उसके है ना, बच्चे के मासा जी उसके घर पे आते हैं बच्चे के, और उसके लिए ना सेब लेकर आते हैं। तो बच्चा अपनी माँ को कहता है देखो मम्मा, मासा जी मेरे लिए टमाटर लेकर आए हैं। फिर उसकी मम्मा कहती है कि बेटा ये टमाटर नहीं है, क्योंकि बच्चे ने तो वो ही देखा था, वही सुना था कि गोल चीज होती है वो टमाटर है। फिर उसे बताया जाता है कि ये सेब है, क्योंकि उसने कभी सेब को देखा नहीं था, ना कभी खाया था। तो बच्चे के दिमाग में वो पहले से बनी हुई स्कीमा थी, जिसको वो हर परिस्थिति में यूज करने लग जाता है। इसे कहते हैं स्कीमा। और वैसे है ना, मैंने YouTube शॉर्ट्स में भी ये वर्ड्स डाल रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद में होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि अपने सामने कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, उसको सॉल्व करना है या परिस्थिति के अंदर सामंजस्य बैठाना है, तो उसे कहते हैं अनुकूलन। कोई भी समस्या अपने सामने आ जाती है और उसका हल अपने को पता नहीं होता, लेकिन अपने उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसे तो कहते हैं अनुकूलन। अब अनुकूलन के ना 3 टाइप्स है। पहला है आत्म सातीकरण, समंजन, और तीसरा साम्य धारण। आत्म सातीकरण का मतलब क्या होता है कि बच्चा जब अपने पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान में परिवर्तित कर लेता है, उसे कहते हैं आत्म सातीकरण। जैसे बच्चा क्या करता है कि बच्चे को पहली बार उसकी मम्मा ने बताया कि 4 पैर वाली जो चीज होती है ना, 4 पैर वाला जानवर होता है वो कुत्ता होता है। अब बच्चा बकरी को देखता है तो उसको भी कुत्ता कहने लग जाता है, क्योंकि पुराने ज्ञान को वो अब नवीन ज्ञान में उस ज्ञान को यूज कर रहा है। फिर बच्चे को बताया जाता है कि देखो बेटा, 4 पैर वाला जो जानवर होता है ना, वो हमेशा बकरी नहीं होता। तो बच्चे के सामने तो वो पहले से स्कीमा बनी हुई थी कि 4 पैर वाला जानवर। तो आत्म सातीकरण उसे कहते हैं। समंजन का मतलब होता है कि जब बच्चा है ना, बच्चे को पता चलता है कि जो वो अपना पुराना ज्ञान था उसको नवीन ज्ञान में परिवर्तित कर लेता है, नया ज्ञान ले आता है। मतलब कोई भी पुराना ज्ञान है उसे मिटाकर नए ज्ञान में उसको फिट कर देना ही क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। मतलब कि बच्चे की माँ ने उसे बताया कि हर 4 पैर वाला जानवर बकरी नहीं होता, जैसे मतलब कुत्ता नहीं होता, तो वो उसे बकरी कहना और भैंस को गाय कहना, ये सब चीजें है ना, एक टाइम पर आकर वो सीख जाता है। मतलब उसे पता चल जाता है कि ये वो जानवर है, ये वो जानवर है, सही और गलत के बारे में उसे पता चल जाता है। इसे कहते हैं समंजन। समंजन के बाद में आता है साम्य धारण। साम्य धारण का मतलब होता है कि आत्म सातीकरण और समंजन के बीच में संतुलन स्थापित करना। मतलब नवीन ज्ञान और पुराने ज्ञान दोनों के बीच में संतुलन स्थापित हो जाता है, एक समय पर आकर दोनों संतुलित हो जाते हैं, उसे कहते हैं साम्य धारण। अब ये तो थे कीवर्ड्स। उसके बाद में अपने शुरू करते हैं इसके सिद्धांत। सिद्धांत की अवस्थाएं। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर अपने से अवस्थाएं पूछे तो पियाजे के सिद्धांत की है ना 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था है, उसका नाम है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदनात्मक, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक, तीसरी ठोस मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदनात्मक, संवेदी पेशी अवस्था। अब इस सिद्धांत में जो सबसे पहली अवस्था है उसे संवेदनात्मक या संवेदी पेशी अवस्था कैसे कहते हैं? मतलब एक बालक का जन्म होता है, जन्म की अवस्था है ये तो है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, और तीसरी अवस्था है 7 से 12 वर्ष की अवस्था, और चौथी है 7 से 11 या 12 वर्ष से 11 से 12 वर्ष से लेकर, मतलब इसे किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है इस अवस्था से।
किशोरावस्था प्रारंभ। सबसे पहले जो अपनों ने ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदनात्मक अवस्था के बारे में बात की थी कि बच्चा है ना इस अवस्था में क्या होता है, संवेदनाओं के द्वारा अपना कोई भी काम है करता है। मतलब वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही है ना अपनी जो भी उसको चीज चाहिए या कुछ भी, उसको रोना है, भूख लगी है तो वो रोएगा, कुछ भी सुनना है या उसका पेट में दर्द हो रहा है तो वो हाथ पैरों को हिला देगा, जी मतलब रोएगा, तो बच्चे की माँ को पता चल जाता है। मतलब वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने ज्ञान को प्रकट करता है। और संवेदी पेशी अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चे का है ना शिशु अवस्था में होता है तो सर्वाधिक उसका जो है शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। मतलब कि बच्चा शरीर उसका हाथ पैर चलते हैं, सर्वाधिक क्रियाएं करता है। बच्चे की माँ उसे जैसे छोटे बच्चे को उसकी मसल्स को मजबूत करने के लिए उसको मतलब थोड़ा बहुत मालिश भी करती है, उसे एक्सरसाइज वगैरह करवाती है छोटे बच्चे के साथ। और बच्चा इसमें संवेदी पेशी अवस्था सर्वाधिक हाथ पैर चलाता है। कोई भी काम, कोई भी प्रतिक्रिया देनी है तो वो हाथ पैरों के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देता है। जैसे अपने मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें क्या है, बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है, खिलौने के साथ में अपनी खेल रहा है तो ये खुश भी हो रहा है, मतलब इसका सर्वाधिक मानसिक विकास भी हो रहा है इस अवस्था में। ज्ञानेंद्रियां भी इसकी, आंखें इसको देख रही है, खुश हो रहा है, जीभ निकाल रहा है और साथ के साथ ये हाथ पैरों को भी चला रहा है। मतलब जैसे झूले के अंदर बच्चे के साथ वो खिलौना लटका दिया जाता है तो बच्चा उसके साथ है ना प्रतिक्रियाएं करता है। तो ये संवेदी पेशी अवस्था संवेदनाओं के द्वारा, क्रियात्मक अवस्था और ज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं। ज्ञानात्मक अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि बालक का है ना सर्वाधिक ज्ञान, सर्वाधिक जो विकास होता है, मानसिक विकास, वो इस अवस्था में होता है। बालक इसमें सर्वाधिक सीखता है, बालक प्रतिक्रियाएं देता है, कोई भी काम करता है, चूसने की, भूख लगने की, तो वो अंगूठा चूस लेता है, अंगूठे के द्वारा प्रतिक्रिया देता है कि माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। और अंगूठा चूसना और काटना, मतलब वो कोई चीजों को काटने लग जाता है, नाखून मारना, ऐसे वैसे प्रतिक्रियाएं करता है। तो सबसे पहली आती है इसमें ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदी पेशी अवस्था की जो पहली अवस्था है उसमें आती है प्रतिवर्ती या सहज क्रिया। प्रतिवर्त या सहज क्रिया का मतलब होता है कि बालक है ना कोई भी काम करता है तो वो चूषण का मतलब होता है चूसना। अगर बालक को भूख लगी है तो वो अपना अंगूठा चूसेगा और माँ उसे दूध पिलाएगी, चूसने की क्रिया सर्वाधिक करता है। क्योंकि बालक इस अवस्था में होता है तो दूध ही पीता है, खाना वगैरह तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है तब खाता है। तो बालक में चूसने की क्रिया सर्वाधिक होती है। ये जो काल होता है ना ये 30 दिन तक होता है, जन्म से 30 दिन। इसमें बालक सर्वाधिक यही काम करता है, बस दूध पिया और फिर सो जाता है। चूसने की क्रिया होती है, उस मतलब माता को वो दूध पीता है। उसके बाद में प्रमुख वृत्ति क्रिया में मतलब क्या होता है कि वो अपनी क्रियाओं को दोहराता है, जैसे हाथ पैर चलाना, बार बार क्रिया को दोहरान करता है, क्रिया का दोहरान करता है। और ये जो अवस्था होती है ये होती है 1 माह से 4 माह तक, 1 माह से 4 माह तक ये अवस्था होती है। उसके बाद में गौण वृत्तीय अवस्था ये होती है 4 से 8 माह तक। इस अवस्था में बालक क्या है, उल्टने पलटने की क्रिया करता है, कभी उल्ट जाता है, कभी पलटता है, या चीजों को उल्टा पड़ता है, खिलौने वगैरह को फेंक देता है। उल्टने पलटने की क्रिया करता है। उसके बाद में आती है गौण स्कीमेटा अवस्था। इस अवस्था में बालक में ये जो अवस्था है ये 8 से 12 माह की होती है। उसके बाद में आती है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया, ये 12 माह के बाद होती है, ठीक है, मतलब 1 साल का जब बच्चा हो जाता है। और उसके बाद में आती है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये जो तृतीय अवस्था है ना इसमें बालक है ना प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है, मतलब गलतियां करता है और फिर सीखता है, प्रयास व त्रुटि के द्वारा सीखता है। और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, ये जो गौण स्कीमेटा है ना, सॉरी मैं भूल गई थी, इसमें क्या होता है कि बच्चा खोज के द्वारा सीखता है। खोज मतलब बालकों के जैसे, अब बालकों के खिलौने छुपा दिए जाते हैं तो बालक क्या करता है, खिलौने को कभी इधर देखता है, कभी उधर, कभी रूम में इधर उधर पैरों मतलब चल के, ठीक है, घुटनों के बल चल के या घूमकर, जैसे है ना खिलौनों की खोज करता है। तो खिलौनों की खोज करता है बालक,
खिलौनों की खोज करता है। ठीक है, और इसमें क्या था, बालक तृतीय वृत्तीय अवस्था में बालक प्रयास व त्रुटि के द्वारा सीखता है। प्रयास करता है, फिर त्रुटि करता है, फिर गलतियां करता है, फिर प्रयास करता है। मानसिक संयोग द्वारा क्या होता है कि मानसिक संयोग के द्वारा बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण है ना, वो शुरू हो जाता है। वस्तु स्थायित्व मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी जो बच्चा है, कोई भी वस्तु उसके सामने है, इमेज है, उसे पता है कि वो अस्तित्व में है, फिर भी उसे दिखाई नहीं देती है। बालक की जैसे छोटी कार थी, उसको बालक की छुपा दिया गया और बाद में बालक को पता है कि वो यहीं पे ही है। बालक ढूंढने का प्रयास करता है, तो खोजने की अवस्था, वस्तु स्थायित्व की अवस्था इसे कहा जाता है। ये थी पहली अवस्था। उसके बाद में पढ़ते हैं प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक के अंदर है ना संजीववाद का गुण पाया जाता है। संजीववाद का गुण पाया जाता है। संजीववाद मैंने पहले भी आपको बताया कि बालक के सामने कोई भी जो वस्तुएं होती है जिनसे वो खेलता है या निर्जीव जो वस्तुएं होती है उनको वो सजीव मानने लग जाता है। खिलौनों के साथ वो ऐसे खेलता है कि जैसे ये मेरे भाई बहन है, खुद को उनको रियल मानने लग जाता है, खुद को मतलब उनको वैसे ही देखता है जैसे वो खुद है। तो बालक में सजीववाद का गुण पाया जाता है। मैंने ये डायग्राम में बताया है कि ये जो लड़की है ये अपनी टेडी बियर को चाय पिला रही है और ये ऐसे समझ रही है कि टेडी बियर इसकी चाय पी रहा है। जैसे वो अपने बचपन में भी खेलते हैं कि अपने कप से पानी से चाय बनाते थे और फिर पीते थे। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, इसमें सजीववाद का गुण पाया जाता है। ये जो भी घर में बातें होती है या मम्मी पापा जैसे भी करते हैं, तो बच्चे जैसे खेलते हैं ना अपने खिलौनों के साथ में, वैसे ही बातें करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे बच्चे हैं या फिर हम इनके माँ बाप है, खिलौनों के साथ वैसे ही बातें करते हैं। वो समझते हैं कि वैसे ही बच्चे उनके ये जो खिलौने हैं उनको सुन रहे हैं, मतलब सजीववाद का गुण पाया जाता है। इसे कहते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में है ना बच्चा जोड़ घटाना, घटाव करना, गिनती सीख जाता है। स्टार्टिंग में जैसे बच्चा जोड़ना घटाना ये गुणा भाग करना सीख लेता है और इसमें गिनती पाड़े आदि भी बच्चा सीख जाता है, गिनती पाड़े करना सीख जाता है। और इसमें बच्चा क्या होता है, प्राक संक्रियात्मक में अवस्था में ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तो बालक है ना अपने मम्मी पापा को काम कराने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत हाथ बटाते हैं, हाथ बंटाने लग जाते हैं। मतलब घरेलू कार्य छोटे छोटे काम होते हैं तो वो करना सीख जाते हैं। जैसे माँ बच्चे को कोई भी सामान मंगाती है, दुकान से कुछ मंगवाती है, तो बच्चा उसमें करने लग जाता है, छोटे छोटे कार्य करने लग जाता है। ये होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक का जो है ना सर्वाधिक विकास होता है। इसमें खेलने की प्रवृत्ति बालकों में पाई जाती है। उसके बाद में आती है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 7 से 12 वर्ष। ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एक सेकेंड, इसके अंदर क्या है, ये जो बालक है ना, पहले मैं आपको बताती हूँ। ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर क्या होता है कि बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चियां, वो क्या करते हैं, कोई भी वस्तु होती है उसे मूर्त तरीके से देखते हैं, मूर्त रूप से समझते हैं। हर काम वो मूर्त तरीके से उनके सामने लाकर बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे ये बालक है, ये है ना इस कप में पानी डाल रहा है, बराबर मात्रा में इसने पानी डाला है, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर क्या होता है कि बालकों को पता है ये पानी डाल रहा है, इसको पता है कि ये जो पानी है ये बराबर मात्रा में आ रहा है, दोनों गिलास में ये बराबर मात्रा में डाल रहा है। एक एग्जाम्पल देखें, जैसे बचपन में बच्चे नानी के घर पे जाते हैं तो क्या करते हैं, जब नानी उनको पहली बार जाते हैं तो उनको है ना जूस पिलाती है तो जो छोटा बालक होता है ना उसको छोटे गिलास में देती है और बड़े को बड़े में देती है। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे क्या कहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वो कहते हैं नानी हमें तो बड़ा गिलास चाहिए, क्योंकि उनको ऐसे होता है कि बड़े गिलास में है ना मात्रा जूस की ज्यादा है, हालांकि मात्रा सेम ही होती है। तो इस अवस्था में तो बालक में जो है वो समझ नहीं होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन ठोस या मूर्त संक्रियात्मक में बालक को समझ में आ जाता है कि मात्रा हमेशा सेम रहती है, मतलब वस्तुओं को वो मूर्त तरीके से देखता है।
ठोस रूप से, जैसे अपनी पढ़ाई में भी देखें कि 7 या 12 वर्ष के बालक को जब क्लास के अंदर टीचर पढ़ाएगा तो अच्छे टीचिंग मेथड, चार्ट्स वगैरह क्लास में लाकर, मॉडल को दिखाकर और TLM का प्रयोग करके बच्चों को अगर सही शिक्षण विधि से प्रदर्शन करके दिखाया जाता है, हर चीज का प्रदर्शन क्लास में किया जाता है, मॉडल प्रोजेक्टर लाकर, प्रोजेक्टर में विषय वस्तु को पढ़ाकर, तो बच्चा ठोस या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सर्वाधिक सीखता है। ठोस या मूर्त संक्रियात्मक में सर्वाधिक सीखता है क्योंकि वो मूर्त तरीकों से हर चीज को सीखता है। और उसके बाद में क्या होता है, बालक है ना इसमें गणितीय संक्रियाएं करने लग जाता है, पूर्ण रूप से गणितीय संक्रियाएं करने लग जाता है, मतलब कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सभी चीजें है ना बालक इस अवस्था में आकर करने लग जाता है, सारा काम उसको आने लग जाता है, पढ़ाई वो अच्छे तरीके से करता है, डेली स्कूल जाता है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण करता है। उसके बाद में आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक का मतलब होता है कि बच्चा, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है कि बच्चा है ना इस अवस्था में किशोरावस्था में होता है, 11 या 12 के वर्ष में ये अवस्था शुरू हो जाती है और बच्चा कोई भी काम है, कोई भी कार्य है, वो अमूर्त तरीके से समझने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल देखें तो ये जो लड़का है, ये इस लड़की को है ना कोई विषय वस्तु पढ़ा रहा है, जैसे वो लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहा है, तो नेता वगैरह की बातें करता है, नेताओं के बारे में बताता है, तो वो मूर्त रूप में तो उनके सामने नहीं है, लेकिन वो लड़की है जो इमेज बना लेती है, अमूर्त तरीके से वो पढ़ाई कर रही है इसके साथ में। और एक एग्जाम्पल देखें, जैसे अपने ऑनलाइन टीचर से पढ़ाई करते हैं, या फिर मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं मूर्त रूप से तो आपके सामने नहीं हूँ, मैं तो फोन में पढ़ा रही हूँ, या कोई भी जो टीचर होते हैं, बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, स्टार होते हैं, उनको अपने मूर्त रूप से तो नहीं देख सकते, अमूर्त रूप से अपने फोन के अंदर ही देखते हैं, फोन के अंदर पढ़ाई करते हैं, या जैसे अपने टीवी में ऐसे कलाकार वगैरह को देखते हैं तो खुद को ऐसे ही मानने लग जाते हैं, वो अमूर्त तरीके से अपने सामने होते हैं, फिर भी अपने है ना उनको ऐसे मानने लग जाते हैं कि अपने ही है वो। तो जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है, यूट्यूब टीचर है या यूट्यूबर है, वो फोन के अंदर मूर्त तरीके से, अमूर्त तरीके से अपने सामने होता है, ना कि हमारे सामने होता है। जैसे एक छोटे बालकों को जो होता है, कोई हाथी की जैसे स्टोरी बताई जा रही है, हाथी की स्टोरी बताते हैं, तो वो हाथी उनके सामने नहीं लाकर दिखाया जा सकता, बस हाथी का डायग्राम बना दिया या मॉडल के द्वारा दिखा दिया, तो अमूर्त तरीके से बालक उस स्टोरी को समझ जाता है। ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक का 12 वर्ष का, इसमें बालक है ना पढ़ाई करने लग जाता है, बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है और पढ़ाई करता है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करने लग जाता है और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करता है, डेली विद्यालय जाता है और बालक में सोचने, समझने, तर्क और चिंतन की, इसमें तर्क, चिंतन, विचार प्रस्तुत करने की, तर्क चिंतन विचारों को प्रस्तुत करने की, सोचने समझने की सर्वाधिक क्षमता होती है, सोचने समझने की, उसके लिए क्या सही है, मित्र मंडली बनाता है, अच्छी मित्र मंडली बनाता है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है, उसके लिए क्या गलत है क्या सही है वो तर्क करता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, और एक इसमें रह गया था कि प्राक संक्रियात्मक में है ना बच्चे में कल्पना का गुण पाया जाता है। इसमें तो जो औपचारिक संक्रियात्मक में तो बच्चा जब 12 वर्ष का हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है, तो वो रियल में चीजों को करके दिखाता है, लेकिन ये जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा कल्पना करके दिखाता है। बालकों को है ना कल्पना का गुण पाया जाता है, वो कल्पना की दुनिया में डूबा रहता है कि मेरे पास ये होगा, वो होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, मेरे पास इतने सारे खिलौने होंगे, कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। और इसमें बालक क्या होता है, रियल में चीजों को करता है। ये था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद में अपने करते हैं ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत। अब एक विशेषता अपने को ध्यान रखनी है कि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, वो ब्रूनर के सिद्धांत के जैसा ही है। मतलब ब्रूनर का जो सिद्धांत था ना, ब्रूनर का सिद्धांत इसको भी अपने क्या है
संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रख सकते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रख सकते हैं। अब ब्रूनर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं, संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत में क्या संज्ञानात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रूनर संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है जानना, और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की ये जो पॉइंट्स है, ये है ना पियाजे के सिद्धांत से मेल खाते हैं, वो अपने आगे पढ़ेंगे। अब ब्रूनर के सिद्धांत को संरचनात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं? ब्रूनर कहता है कि बच्चों को रटाओ मत, बच्चों को है ना कोई भी विषय वस्तु रटाओ मत, उनको समझाओ, उस विषय वस्तु को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करो कि बच्चों को समझ में आ जाए। जैसे अपने देखते हैं कि आजकल स्कूलों में ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चों को रटाकर ही सिखाया जाता है, विषय वस्तु टीचर दे देता है रटने के लिए और बच्चे पढ़ते जाते हैं। बच्चों को सिर्फ टॉपर्स 99% लाओ, 90+ लाओ, बस टॉपर का ही ज्ञान दिया जाता है, टॉपर बनो, और बच्चों को टारगेट दे दिया जाता है टॉप करने का, तो बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति सर्वाधिक देखने को मिलती है। लेकिन ये जो सिद्धांत ब्रूनर का कहता है कि बच्चों को रटने की जगह समझने व समझाने पर ध्यान दो। बच्चों को अगर अपने समझाएंगे अच्छे तरीके से, सही शिक्षण विधियां प्रस्तुत करो, उनको है ना TLM के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा, क्लास में मॉडल लाकर, साइंस के मॉडल लाकर और प्रदर्शन के द्वारा भ्रमण करवाकर, टीचर उनके साथ भ्रमण करवाकर, उनको साथ जाकर अच्छे तरीके से उनको विषय वस्तु को दिखाकर, कभी कभी जैसे फ्री टाइम में भ्रमण करवा दिया, कोई जैसे साइंस की लैब में ले गए, ऐसे मतलब उनको दिखाकर सिखाया जाए, उनको है ना रटाओ मत, विषय वस्तु को समझाओ। निर्मितवाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें है ना बच्चा है ना खुद ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है, इसलिए इसको निर्मितवाद सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि बच्चा कोई भी चीज जो पढ़ेगा, रटेगा नहीं, उसको समझेगा अच्छी तरीके से, खुद पढ़कर ज्ञान ग्रहण करके सीखेगा, तो इसे ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है। और संरचनावादी सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे के सामने सही विषय वस्तु, अच्छी विषय वस्तु प्रस्तुत करेंगे तो वो संरचनाओं के द्वारा सीखता है, विषय वस्तु का एक मॉडल बना दिया जाता है बच्चों को, जैसे ब्लूप्रिंट पहले दिया जाता है, छोटी विषय वस्तु को पहले पढ़ाकर फिर बड़ी विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, और बच्चा खुद भी ज्ञान का ग्रहण करता है, तो इसे संरचनावादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत के जो कीवर्ड्स है उसमें सबसे पहले आता है क्रियात्मक या संवेदना। क्रियात्मक या संवेदना, बच्चा क्रियाओं के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा सीखता है। पहले भी अपने पढ़ चुके हैं पियाजे के सिद्धांत में कि बच्चा अपने जो भी काम करता है वो आंख, नाक, कान, मुंह को हिलाकर, बातों को अपने जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रस्तुत कर कर सीखता है। ये होती है क्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा संवेदनाओं के द्वारा सर्वाधिक सीखता है। उसके बाद में आती है प्रतिमात्मक सीखना, सिंबॉलिक सीखना, सिंबॉलिक तरीके से सीखता है, मतलब बच्चों के सामने है ना मूर्ति या दृश्य प्रतिमा, बच्चों के सामने कोई भी विषय वस्तु होती है वो मूर्त तरीके से प्रस्तुत की जाती है, जिससे बच्चों को क्लास में मॉडल दिखाकर, साइंस का मॉडल जैसे श्वसन तंत्र पढ़ाना है तो बच्चों को वो वैसा ही मॉडल क्लास में लाकर श्वसन तंत्र का रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाकर और समझाकर दृश्य रूप से अगर बच्चों को दिखाया जाएगा तो बच्चा जल्दी उस चीज को दिमाग में बिठा लेगा, जल्दी सीखेगा। हर चीज को वो दृश्य तरीके से दिखाएंगे क्लास में लाकर तो बच्चा जल्दी सीखता है। उसके बाद में आता है प्रतीकात्मक सीखना, प्रतीकों के द्वारा सीखना, अमूर्त विचार। अमूर्त विचार पहले पढ़ भी चुके हैं अपने, अमूर्त तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे बच्चों को क्लास में शेर और चूहे की स्टोरी बतानी है तो बच्चों को है ना शेर क्लास में लाकर नहीं दिखाया जा सकता, या तो उसका चित्र दिखाएंगे या बच्चों को वैसे ही कल्पना के द्वारा, या बच्चे ने पहले देखा हो उस प्रकार का चित्र तो वैसे सिखाएंगे, तो बच्चा अमूर्त तरीके से इसमें है ना ज्ञान ग्रहण करता है। और उसमें बालक थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष का बालक, तो वो अमूर्त तरीके से सीखने लग जाता है। ये थी 3 अवस्थाएं, पहली थी क्रियात्मक, दूसरी प्रतीकात्मक और तीसरी, पहली क्रियात्मक, दूसरी प्रतिमात्मक और तीसरी प्रतीकात्मक अवस्था। अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में है ना अपने को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, विशेष में अपने को क्या याद रखना है कि
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक निर्मितवाद किसने दिया था? संज्ञानात्मक निर्मितवाद किसने दिया था? संज्ञानात्मक निर्मितवाद तो दिया था जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक निर्मितवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे के बालक का जो विकास है, बच्चा वातावरण के द्वारा सीखता है या बच्चे के विकास के बारे में अपने जानते हैं। संज्ञान का मतलब ही होता है जानना। बालक का विकास कैसे होगा? वातावरण के द्वारा होगा। तो ये तो जीन पियाजे ने बताया था। उसके बाद में आता है सामाजिक निर्मितवाद। अगर सामाजिक निर्मितवाद पूछे तो ये बताया था वाइगोस्की ने। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। वाइगोस्की ने सामाजिक निर्मितवाद दिया। सामाजिक निर्मितवाद क्या होता है कि बच्चा समाज के द्वारा, समाज में रहकर सीखता है। आगे अपने पढ़ेंगे वाइगोस्की सिद्धांत तो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा कैसे समाज में सीखता है। ये दिया था सामाजिक निर्मितवाद वाइगोस्की ने, लेव वाइगोस्की। तीसरा आता है त्रिज्य निर्मितवाद। त्रिज्य निर्मितवाद ये दिया था जेरोम एस ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने। मतलब बच्चों को संरचनात्मक तरीके से सिखाया जाता है, ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। ये चीज अपने को याद रखनी है। अब ब्रूनर के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले है अधिगम की पूर्वानुकूलता। अधिगम की पूर्वानुकूलता का मतलब है कि बच्चों को जब अपने अधिगम करवाएंगे, सिखाएंगे तो वातावरण उनके अनुकूल होना चाहिए। उनको जैसे सही क्लासरूम, अच्छा क्लासरूम जिसमें पंखे लगे हों, सही शिक्षण व्यवस्था हो और बच्चे के सामने वो जो क्लास है उसमें खिड़कियां हो और बच्चे का जो पढ़ाई का वातावरण है वो इस प्रकार बनाया जाए कि बच्चा जल्दी सीखे। तो बच्चों का जो अधिगम की पूर्वानुकूलता, बच्चों को है ना अधिगम उसके अनुकूल करवाया जाना चाहिए। वातावरण उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है और अच्छी सही शिक्षण विधियों के द्वारा सही टाइम टेबल दिखाकर और बच्चों को छोटे छोटे विषय वस्तुओं को पहले प्रस्तुत करके फिर बड़ी विषय वस्तु की ओर ले जाया जाए। ब्लूप्रिंट के द्वारा पढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा उनको वर्क नहीं दिया जाए। ज्ञान की संरचना का निर्माण, इसमें क्या होता है कि बच्चा ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करता है। खुद बच्चा ज्ञान की संरचना करता है। मतलब जब बच्चे को रटाकर नहीं समझाकर सिखाया जाएगा, बच्चा खुद ज्ञान ग्रहण करके खुद विषय वस्तु को पढ़कर और जो गणित की संक्रियाओं को खुद हल करके सीखेगा तो ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है। क्रम व तत्परता, क्रम या तत्परता का मतलब है बच्चों को कार्मिक रूप से सिखाया जाए। मतलब क्रम के द्वारा पहले जो विषय वस्तु है उसकी छोटी विषय वस्तु पढ़ाया जाए, फिर बड़ी विषय वस्तु की ओर ले जाया जाए। बच्चे को आज्ञानात्मक तरीके से समझाया जाए, उदाहरणों के द्वारा समझाया जाए। छोटी विषय वस्तु को पहले और फिर उसके साथ रिलेटेड करते हुए बड़ी विषय वस्तु को पढ़ाया जाए। पुनर्बलन का मतलब है बच्चों को फीडबैक देना चाहिए, क्लास में फीडबैक देना चाहिए। जैसे बच्चा अगर क्लास में जो उसको टॉपिक दिया जाता है उसको सही तरीके से करता है तो उसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऐसी चीजें दी जाएगी तो बच्चा जल्दी सीखेगा। उसे है ना फीडबैक देने की जरूरत होती है। बच्चों को उसके प्रतिक्रिया देंगे, उसको गुड कहेंगे, वेरी गुड कहेंगे, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा करके लाए हो। तो बच्चों को है ना पुनर्बलन फीडबैक प्राप्त होगा। पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए बच्चों को। जैसे वार्षिक या अर्धवार्षिक पेपर के बाद में फंक्शन हो, वार्षिक उत्सव हो तो बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि बच्चा पुरस्कृत होकर ज्यादा सीखता है, अच्छी तरीके से सीखता है। उसके बाद में इस सिद्धांत की उपयोगिता, इस सिद्धांत की उपयोगिता देखें तो ये सिद्धांत है ना छात्र केंद्रित होता है। बच्चा छात्र केंद्रित इस सिद्धांत में होता है। इस सिद्धांत में क्या होता है, क्योंकि बच्चा ज्ञान का निर्माण अपने पढ़ चुके हैं स्वयं करता है। ज्ञान का निर्माण बच्चा क्या करता है, स्वयं करता है। अगर बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ज्ञान का सृजन बच्चा खुद करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, रटकर नहीं सीखता है। विषय वस्तु को खुद समझकर पढ़ करके सीखता है, उसके माइंड में ज्ञान ग्रहण करता है, सृजन करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। जब वो खुद विषय वस्तु को अच्छी तरीके से सीख लेगा तो दूसरे बच्चे को भी अच्छे तरीके से समझा सकता है, तो ज्ञान का सृजन करता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित, पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है, जब टीचर है ना क्लास में आता है, कोई भी क्लास में जैसे
वो क्या कहता है कि एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे बच्चा क्लास में आया और नहीं, टीचर क्लास में आया और बच्चे को है ना संविधान के बारे में बताना है। संविधान। अब टीचर क्लास में आकर है ना बच्चे से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना है। प्रस्तावना लिखने से पहले वो प्रश्न पूछता है कि बताओ बच्चों कि संविधान का निर्माण किस दिन हुआ था और संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो ऐसे प्रश्न है ना, संविधान किसने बनाया था, तो बच्चे कहते हैं B.R. अम्बेडकर ने बनाया था। तो बच्चों को पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर फिर विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, तो बच्चे उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। उसके बाद में बालकों की सक्रियता पर बल। इसमें क्या होता है कि जब बच्चों को विषय वस्तु सही तरीके से प्रस्तुत की जाती है तो बालक सक्रिय रूप से सीखेंगे। अब बच्चों के जो क्लास में टीचर आ गया, बोरिंग सा टीचर है और बच्चे भी वैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। बच्चों की सक्रियता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मतलब उसमें एक तो टीचर है बस पढ़ाई जा रहा है, पढ़ाई जा रहा है, पढ़ाओ भी मत। उनको बीच बीच में जैसे हास्य व्यंग्य चीजें बताओ, उनको थोड़ी बहुत मजाक भी करनी चाहिए, बीच में थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। बच्चों की सक्रियता सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है बच्चे को आगमनात्मक तरीके से सिखाओ। अर्थपूर्ण अधिगम मतलब बच्चों को है ना पहले उस विषय वस्तु को जब पढ़ाया जाए तो बच्चों से पूछो कि बेटा उनको ये अर्थ समझ में आ गया। पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद उससे क्वेश्चन करके देखो, फिर उसे वापस समझाओ अगर कोई बालक कमजोर है। अर्थपूर्ण तरीके से अधिगम करवाना चाहिए। खोजपूर्ण अधिगम का मतलब जब बच्चे को विषय वस्तु दी जाती है कोई भी, तो वो खोज करके लाता है। बच्चों को है ना खोजपूर्ण अधिगम करवाओ। बच्चों को कहो कि कल जैसे तुम्हें कोई मैं टॉपिक देती हूँ, साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो बच्चों को खोजपूर्ण तरीके से जब बच्चे उनकी समस्या क्वेश्चंस को पहले खोज करके लाते हैं तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। आगमनात्मक तरीके पर बल। आगमनात्मक का मतलब होता है उदाहरणों के द्वारा। उदाहरण, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। अ से आगमनात्मक और ऐसे ये बन रहा है उदाहरण। उदाहरणों के द्वारा बच्चों को कोई भी विषय वस्तु पढ़ानी है तो सबसे पहले उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करो। उदाहरणों के द्वारा है ना बच्चा सर्वाधिक सीखता है। एक तो होता है कि बच्चे को सिर्फ निगमनात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है, सूत्रों को रटने के लिए, परिभाषाओं को रटने के लिए दे दिया जाता है। और एक होता है कि बच्चों को उदाहरण दो, पहले उस विषय वस्तु के उदाहरण देकर समझाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है। उसके बाद में ज्ञान की पर्याप्तता। जब बच्चा है ना सीखने लग जाता है तो उसमें ज्ञान की पर्याप्तता ऑटोमेटिक ही हो जाती है। खुद वो संरचनाएं ज्ञान का निर्माण करता है तो ज्ञान की पर्याप्तता हो जाती है। जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व। जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व। अब बच्चा तो अच्छी तरीके से ज्ञान का निर्माण कर रहा है, अब टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना उसका लेवल है, लेवल के अनुसार उसको कितना समझ में आ रहा है। कमजोर बालकों को, सामान्य बालकों को और प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों को, तीनों को मिलाकर, चारों को मिलाकर कैसे अध्ययन हो रहा है, क्या उसका क्लास का सही वातावरण है, क्या उसके टीचिंग मेथड सही है। तो उसमें उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर बच्चे का ध्यान रखे और उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। हर स्टूडेंट का माइंड सेम नहीं होता, इसलिए टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों को माइंड के अनुसार ऐसी विषय वस्तु का चुनाव करें, ऐसी शिक्षण विधियां लेकर आए कि बच्चे उसका ज्ञान अच्छे तरीके से कर सकें उस विषय वस्तु का। आपसी सहयोग व साझेदारी। अब टीचर है ना, हालांकि बच्चा ज्ञान का निर्माण तो स्वयं कर रहा है, लेकिन टीचर का भी ये जो रोल होता है वो होता है आपसी सहयोग का। बस टीचर को ये देखना चाहिए कि टीचर हमेशा उसका है ना मित्र बन के रहे, उसको सहयोगी की भावना होनी चाहिए, ना कि उसको क्लास में डांटे, ऐसे पढ़ाए कि उसको है ना जैसे उसको आंखें दिखाए और बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। हमारी क्लास में जैसे स्कूल में तो अलग बात थी, लेकिन कॉलेज में हमें टीचर्स ने बताया था कि बच्चों को है ना आंखें दिखाकर मत पढ़ाओ, उनको ऐसे पढ़ाओ कि मतलब प्यार से उनको पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे को आंख भी दिखा दी ना तो वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बालकों के मन में बातें बैठ जाती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए उनको आपसी सहयोग व साझेदारी